Hello everyone, hope you all are doing well and fine. दोस्तों, in this series of Power PYQs, we are going to complete the economy PYQs of last 35 years from 1991 to 2025. और देखोगे दोस्तों इस सीरीज के अंदर तो मैं सारे क्वेश्चन जो है आपको एक्टिव रिकॉल की मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ और सारे लॉजिकल ट्रिक्स सिखा रहा हूँ जो आपको इन क्वेश्चंस को ना सोल्व करने में पूरी तरीके से हेल्प करेगा। और अगर आप मेरे से पूछो कि भैया इकोनॉमी का वेटेज बता दो तो 21 क्वेश्चन का एवरेज है। 2025 के एग्जाम में 17 क्वेश्चन जो हैं इकोनॉमी से ही पूछे गए हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस सीरीज के अंदर तो मैं आपको सारे नॉलेज दे रहा हूँ डेप्थ में और आपको ना सारे लॉजिकल ट्रिक्स यहाँ पर सीखने को मिल रहे हैं जो कि आपको प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने में हेल्प करने वाली है। और अगर आप मेरे से पूछो कि इस सीरीज के ना बेनिफिट्स क्या है पावर पीवाईक्यूज के, क्योंकि मैं ये आपको सब्जेक्ट वाइज करवा रहा हूँ सब कुछ। अभी हम इकोनॉमी कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको सारे इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को सोल्व करा चुका हूँ एक्टिव रिकॉल की मेथड से, सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी करा चुका हूँ। 8 आवर्स की वीडियो है, देख लेना, इसे चैनल पर मिल जाएगी आपको। इवन मैं मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन सारे सोल्व करा चुका हूँ। ये भी 8 आवर्स की वीडियो है, सिंगल वीडियो के अंदर मैंने सारे पीवाईक्यू सोल्व करवाए हैं एक्टिव रिकॉल के मेथड से और इवन सब कुछ याद करवाया है इस सीरीज के अंदर। और देखो दोस्तों, पीडीएफ आपको ये टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी और आप इसे यहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको टॉपिक वाइज जो है वेटेज दे दी है क्वेश्चंस की, इवन क्वेश्चन की नहीं हो सकता मैं टॉपिक्स की, जिससे आप प्रायोरिटी बेस के ऊपर तैयार कर सकते हो। अगर आप मेरे से पूछो कि भैया इकोनॉमिक अपडेट दे दो, अब तक हमने कितने क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस के हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट चल रहा है हमारा, जिसके अंदर हमने 50 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। 112 क्वेश्चन लास्ट 35 ईयर्स में यूपीएससी ने इन टॉपिक से पूछा है, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट से। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर इसके 50 क्वेश्चन तक सोल्व कर लिए थे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, अब इसको हम 112 तक सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो भी हमारे लेफ्ट ओवर क्वेश्चन है। तो मैं दिखा दूं आपको, यहाँ देखो हमने ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। और अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक तक क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे 50 तक। अब इसके आगे 51 से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और 112 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। अगर आप मेरे से देखो दोस्तों, एक चीज़ और पैटर्न में आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखो भैया इकोनॉमी जो है ना पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड होता है। अगर आप देखो ना 1995 का क्वेश्चन भी भाई पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। 1995 के क्वेश्चन और भी देखो, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पूरा कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ना। 110 वाला क्वेश्चन देखो जो कि 1997 पूछा गया आपसे, भाई ब्रॉड मनी क्या होती है, पूरा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अभी सारे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा मैं इनके ऊपर आपको, ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इसे कहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बैलेंस शीट, भाई बैलेंस शीट भी एक तरीके से लॉजिक माइंड से ही सॉल्व होगा क्वेश्चन यहाँ पर, है ना। गिल्ट एज मार्केट किसे कहते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड। सेंसेक्स, यहाँ भी लॉजिक का इस्तेमाल होगा तभी क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट बेस्ड हैं भाई, तो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है सब्जेक्ट के अंदर, तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। इवन 2025 के एग्जाम के अंदर भी सारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आप पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और एक बात और दोस्तों, मेरा थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा सा बेयर कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं अपना फुल एफर्ट्स दे रहा हूँ इस सीरीज के अंदर और आप सब कुछ सीखने वाले हो उसके अंदर, ठीक है। सारे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करके दूंगा, एक एक क्वेश्चन का क्लियर करके दूंगा और इसके बाद आपको कोई डाउट बचेगा नहीं, ठीक है। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मेरे साथ इस चीज़ को कंप्लीट करो, मेरे साथ सारे कंसेप्ट सीख लो, ठीक है। क्योंकि मुझे तो आता है, मेरा तो बैकग्राउंड भी इकोनॉमिक्स ही है, ठीक है। आप सीख पाओगे तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे एग्जाम में। और एग्जाम में ना अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को समझने में भी टाइम लगता है एग्जाम के अंदर, अगर वो चीज़ नहीं करना है तो प्रैक्टिस यहीं पे कर लो। प्रैक्टिस जब यहाँ पर कर लोगे ना तो एग्जाम के अंदर 2 आवर्स के अंदर इजिली आप 100 के 100 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। 100 के 100 बोल रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मैं नहीं बोलता 100 सोल्व करना, 95 से लेके 90 क्वेश्चन तो सोल्व करने ही हैं, ठीक है। और हो जाएंगे जिस तरीके से मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, आराम से 90 क्वेश्चन आप अटेंड करके आओगे आराम से, ईजिली बोल रहा हूँ मैं तो, ठीक है। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं।
ठीक है, चलो दोस्तों, क्वेश्चन जो है अब हम 112 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। रीज़न ये है क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि भाई देखो 1995 के क्वेश्चंस भी ना इकोनॉमी से कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना जितना आपका रिसेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 50 तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर लिया था, तो इसको 112 से लेके हम 50 तक सॉल्व कर देंगे अब। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि भैया बैंक रेट इम्प्लाई करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को, तो इसमें से बताओ बेस्ट सुटेबल इसका आंसर क्या होगा। तो स्टेटमेंट 1 के अंदर बोल रहा है कि ये जो है ना बैंक रेट पेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है ऑन द डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। एक बात बताओ दोस्तों, आपने रेपो रेट मैंने आपको बढ़ाया था ना, तो रेपो रेट के अंदर क्या था, ये शॉर्ट टर्म था जिसके अंदर जो है आरबीआई पैसा देता है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, इस रेट के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ पर पैसा प्रोवाइड करने की बात हो रही है किसको, कमर्शियल बैंक को बाय द आरबीआई। और बैंक रेट भी इसी तरीका होता है, बस बैंक रेट थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये फर्क होता है इसके अंदर। तो भैया एक बात बताओ, ये पेड कौन करेगा, पेड बाय द आरबीआई करेगी नहीं ना भैया, यहाँ तो कमर्शियल बैंक को पेड करना है ना, क्योंकि कमर्शियल बैंक वाले पैसे ले रहे हैं आरबीआई से। अब देखो ये कह रहा है चार्ज बाय बैंक्स ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसा भी नहीं है। पेबल ऑन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स वाला भी नहीं है ये। तो यहाँ पर देखो एक ही ऑप्शन बचा है आपका डी वाला, इसने बोला है रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्काउंट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर सिक्योरिटीज लगती है, ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटीज लगती है, यहाँ पर बैंक वाले कमर्शियल बैंक वाले आरबीआई को सिक्योरिटीज देते हैं, और उसके ऊपर जो है आरबीआई जो है फिर इनको पैसा देती है, इसके किस रेट के ऊपर, तो बैंक रेट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है और रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है, ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है तो यहाँ पर ये जो है ना पुरानी डेफिनेशन दे रखी है बैंक रेट की। तो उस टाइम पे ये है कि भैया जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, जैसे कि आपको जितने का पैसा चाहिए ना उतने का आप मुझे सिक्योरिटी दिखा दो, ठीक है, आपको मैं डिस्काउंट दे दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो दैट मीन्स कि डिस्काउंट मतलब कि भैया यहाँ पर आरबीआई आपको पैसा दे रही है, ठीक है, बहुत ही कम रेट पर, दैट मीन्स कि बैंक रेट के ऊपर। क्योंकि बाहर जाओगे तो आपको बैंक रेट के ऊपर जो भी जो रेट है इनका इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर पैसा कमर्शियल बैंक को नहीं मिलने वाला ना, तो यहाँ पर बैंक रेट के ऊपर आरबीआई ही प्रोवाइड कर देती है कमर्शियल बैंक को पैसा, ठीक है। तो इतना समझो कि ये डेफिनेशन अब नहीं यूपीएससी पूछेगी, अब पूछेगी आपसे कि बैंक रेट क्या होती है। तो बैंक रेट जो मैंने अभी आपको बताया ना कि शॉर्ट टर्म लैंडिंग होती है, ठीक है, थोड़ी सॉरी मैं शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म होती है, और मैं लिख भी लॉन्ग टर्म रहा हूँ, बोल्ड शॉर्ट टर्म रहा हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म होती है जहाँ पर आरबीआई देती है पैसा, ठीक है, इसको कमर्शियल बैंक्स को, और ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, जब मेरी इकोनॉमिक की सीरीज आएगी तो मैं हर डेप्थ में पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल देकर पढ़ाऊंगा। अभी हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो जितनी नॉलेज चाहिए, जितना आपको लॉजिकल माइंडसेट चाहिए, मैं हर क्वेश्चन में प्रोवाइड करना है मेरे को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 देखो, और ये भी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। तो क्वेश्चन है भैया इनमें से कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसका सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का। अब यहाँ पर बात हो रही है सिलेक्टिव की, भैया सिलेक्ट करेंगे कि क्रेडिट कहाँ जाना चाहिए, उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। डी वाला है वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो आपको ना ए और बी और सी ये दिखाई दे रहा होगा, ये आरबीआई के क्वालिटेटिव टूल्स हैं, क्वालिटेटिव, जहाँ पर क्वालिटी देखी जाती है कि कहाँ जा रहा है पैसा, कहाँ जा रहा है, किस सेक्टर में जा रहा है, ठीक है। ये क्वालिटेटिव टूल्स है, मैंने अभी आपको पीटी 365 के अंदर ही पढ़ाया था इकोनॉमी की कि रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये आरबीआई के क्वालिटेटिव टूल्स हैं। और ये डी वाला ये क्वांटिटेटिव टूल्स हैं, क्वांटिटेटिव, जहाँ पर वॉल्यूम देखा जाता है, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम में पैसा हमें मार्केट में निकालना है, दैट मीन्स की मनी सप्लाई बढ़ानी है घटानी है। तो वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो ये आपका क्वांटिटेटिव है और बाकी 3 क्वालिटेटिव है। तो बोल रहा है नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव। आप सिलेक्टिव कहाँ देखा जाएगा भैया, सिलेक्टिव क्वालिटी के अंदर देखा जाएगा ना कि कहाँ जा रहा है पैसा। यहाँ तो सिर्फ हम वॉल्यूम देखते हैं कि कितना निकालना है कितना डालना है, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ाना है घटाना है। तो बोला नोट
नहीं है तो नहीं होगा, तो क्या होगा, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, और इसका मैं आपको माइंड में भी दिखाता हूँ दोनों का, 101 और मतलब 111 और 112 क्वेश्चन। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो इसका आंसर है। और यहाँ पर मैंने इसको बता रखा है, यहाँ आपको क्रेडिट कंट्रोल के टाइप बता रखे हैं, जैसे कि क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, मॉरल सुएसन भी होता है, क्वालिटेटिव ध्यान रखना, और बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, ये सब क्वालिटेटिव्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको वैल्यूएशन दे दिया है। और यहाँ पर 112 क्वेश्चन का एग्जाम्पल है, रिलेटेड विच RBI डिस्काउंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 के ऊपर। ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। ये लिखा हुआ है कि सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स ब्रॉड मनी इन इंडिया। अब देखो दोस्तों, ब्रॉड मनी, ब्रॉड मतलब ब्रॉड है, ब्रॉड कब होगा, जब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा समय मिल जाए, ठीक है, लोन प्रोवाइड करने का, मनी सप्लाई बढ़ाने का, या फिर बोल सकते हो मनी को मल्टीप्लाई करने का। तो कब मिलता है, जब टाइम डिपॉजिट आ जाए इसके अंदर। ठीक है, जब टाइम डिपॉजिट आ जाए। ठीक है, ये करेंसी विद द पब्लिक, ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स और अदर डिपॉजिट विद RBI, ये सब जो है लिक्विड लिक्विड होते हैं ज़्यादा, लेकिन टाइम डिपॉजिट ज़्यादा लिक्विड नहीं होता। ठीक है, तो ब्रॉड तभी तभी कहलाता है ये। तो ब्रॉड मनी के अंदर आपको देखो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि M1, M2, M3 इन सब में क्या इंक्लूड होता है, और ये सब मैंने आपको यहाँ माइंड मैप के अंदर प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, यहाँ देखो 110, तो यहाँ पर देखो M1 के अंदर क्या होता है, जब हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं करेंसी कितना है मार्केट के अंदर, डिमांड डिपॉजिट कितना है बैंक के साथ, और अदर डिपॉजिट कितना है, बस M1 में इतना ही आता है। M2 के अंदर ये M1 वाला कॉम्पोनेंट आ जाएगा पूरा, फिर पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स आ जाएंगे, सेविंग वाले डिपॉजिट, फिर M3 के अंदर M2 भी आ जाएगा, टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा विद बैंक्स, और M4 के अंदर M3 आएगा और ओल्ड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर था कि भैया करेंसी विद पब्लिक आएगा, यस आएगा, M1 का पार्ट है। डिमांड डिपॉजिट आएगा, यस M1 का ही पार्ट है। टाइम डिपॉजिट आएगा, यस M3 का पार्ट है। और अदर डिपॉजिट विद RBI, ये भी M3 का ही पार्ट है। और M3 आपका क्या होता है, ब्रॉड मनी होता है। ठीक है, जहाँ टाइम डिपॉजिट आ जाए, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, दैट मीन्स की सॉरी, इसका आंसर होगा C, मतलब सारे के सारे, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, अदर डिपॉजिट विद RBI। ठीक है, अब आते हैं 109 के ऊपर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो भैया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, अब ये आपने पढ़ा होगा कहाँ पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है। तो देखो भाई, सिंपल लैंग्वेज में समझो, भाई कंज्यूमर की इनकम होती है, एक लेवल ऑफ इनकम होती है। ठीक है, आप डिमांड करते हो, है ना, अब आपको कुछ भी खाना है, ठीक है, आप गए खाने खाने के लिए, कहीं बाहर रेस्टोरेंट में गए, आपके पास जो इनकम होगा, ठीक है, एक तो उसके लिमिट में ही आप खर्चा करने वाले हो, स्पेंडिंग उसके लिमिट में ही करोगे, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते। ठीक है, कोई बजट कंस्ट्रेंट होता है ना, उससे ज़्यादा इनकम आप खर्चा नहीं कर सकते। अब आपका मन है भाई पिज़्ज़ा खाने का, तो आपने एक पिज़्ज़ा खाया, आपका पेट भरा, ठीक है, फिर आपका मन करा नहीं एक पिज़्ज़ा और खा लेते हैं, इतना मनी है मेरे पास, आपने सेकंड पिज़्ज़ा भी ऑर्डर करा और सेकंड पिज़्ज़ा भी खा लिया। अब क्या थर्ड पिज़्ज़ा खाने के लिए जाओगे आप, क्योंकि आप तक पेट भर गया ना, आपका पेट भर गया। ठीक है, यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही थी। ठीक है, यहाँ भी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही थी, क्योंकि आपको भूख बढ़ रही थी आपकी, है ना, आपको अच्छा लग रहा था खाने में। लेकिन अब तीसरे वाले में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है बढ़ेगी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, अब आपका मन करेगा भाई, एक तो मेरे पास मनी कम है, और तीसरे खाने की जरूरत भी नहीं है मेरे को, मेरा पेट भर चुका है, तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 0 आ जाएगी। तो यहाँ आप आ जाओगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, ही इज एबल टू फुलफिल हिज नीड विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखो ऑप्शन ये है, ही इज एबल टू लीव इन फुल कंफर्ट। अरे भैया फुल कंफर्ट में रहने से मतलब थोड़ी ना हमारा हर से काटो, ही कैन फुलफिल हिज नीड्स विदाउट कंजम्पशन ऑफ सर्टेन आइटम्स, ऐसा हो सकता है क्या। ही इज एबल टू लोकेट न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब उसकी सेटिस्फेक्शन जो है, जो उसकी नीड है वो फुलफिल्ड हो जाए विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 109 में सोल्व हो गया हमारा। 108 पे आओ, ये पूछ रहा है कि सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो है ग्रेटर एम्फेसिस करती है किसके पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, और आपको पता है सप्लाई साइड से आपको ये समझ में आ रहा है कि सप्लाई की बात कर रहा है।
ठीक है, और सप्लाई कौन करते हैं भैया? प्रोड्यूसर करते हैं ना, यस और नो, है ना? तो ये सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स वाले क्या कहते हैं कि भैया सप्लाई बढ़ाओ, सप्लाई बढ़ाओगे ना तो खुद ब खुद डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, और जो हमारा इससे जीडीपी बढ़ेगा। तो ये प्रोड्यूसर साइड की से बात करते हैं, है ना? डिमांड वाले कहाँ से बात करेंगे? वो कंज्यूमर साइड से बात करेंगे, क्योंकि भैया डिमांड कैसे बढ़ाओगे? तो भैया परचेसिंग पावर बढ़ा दो कुछ कंज्यूमर की, है ना? कौन क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, क्या होगा बताओ जरा? देखो अप्रैल एंड मार्च तो होगा नहीं अकाउंटिंग ईयर, तो इसका आरबीआई का पूछ रहा है ये। अक्टूबर सितंबर नहीं होगा, जनवरी दिसंबर नहीं होगा, बचा कौन? जुलाई से लेकर जून, यही आता है। ठीक है, ध्यान रखना आरबीआई का, या आरबीआई का पूछ रहा है, ध्यान रखना अकाउंटिंग ईयर। 106 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है बैलेंस शीट ऑफ इकोनॉमी इट इज़ पॉसिबल। अब बैलेंस शीट के अंदर भैया कॉमर्स वाले बहुत इजीली आंसर कर देंगे, वैसे सबको पता होना चाहिए। बैलेंस शीट, बैलेंस की बात कर रहा है, उसकी सीट की बात कर रहा है, तो बैलेंस में हम क्या देखते हैं भैया? हम देखते हैं कितना एसेट है, कितनी लाइबिलिटी है, तो टोटल एसेट कितनी और कितनी लाइबिलिटीज, ये हम बैलेंस शीट में इंक्लूड करते हैं। तो अब जरा देख लो कहाँ पर लिखा हुआ है टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज के बारे में बात। फर्स्ट वाले में नहीं लिखा हुआ, इसमें भी लिखा हुआ है ना, फोर्थ वाले में भी लिखा हुआ, सी वाले में देखो लिखा हुआ है। यह डिटरमाइन करता है साइज का और कंपोजिशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, यही होता है बैलेंस शीट, ठीक है, कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 105 गिल्ट एज मार्केट, कह रहा है ये बुलियन मार्केट होता है, ये मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, ये मार्केट ऑफ गन्स होती है, गन्स वाला तो बिल्कुल काट दो, ठीक है, मार्केट ऑफ प्योर मेटल्स होता है, ये भी काट दो। बुलियन मार्केट आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर बुलियन सुनते हो ना आप, ये तो उसका होता है, तो ये कट मारो। बचा मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और यही होता है गिल्ट एज मार्केट। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ, आपको एज कहाँ मिलेगी? आपको एज मिलेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो याद ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 104 ये बोल रहा है राइज हो रहा है किसके अंदर? सेंसेक्स में। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब भी आपको भाई ऑप्शन से निकालना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या है? राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो यहाँ पर ऑल कंपनी की बात कर दी, पे सेंसेक्स में सारी कंपनियां नहीं आती। कह रहा है ओवरऑल, ध्यान रखना कीवर्ड का, ध्यान रखना, ओवरऑल राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड विद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ रजिस्टर्ड की बात कर दिया, ओवरऑल राइज की बात कर दिया, और उनके शेयर्स ऑफ ग्रुप की बात कर दिया, ग्रुप ऑफ कंपनीज की। बी वाले बोला है राइज इन प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज रजिस्टर्ड विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ध्यान रखना ऑल नहीं। राइज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ ऑल कंपनीज, फिर ऑल कट मारो, बस यहीं पे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओवर राइज इन प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है, शेयर्स का ओवरऑल प्राइस बढ़ रहा है, इसका ग्रुप ऑफ कंपनीज का, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा हुआ ऑल कंपनीज का, जो कि रजिस्टर्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो यही होता है सेंसेक्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन है रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, स्टेटमेंट दे रखा है, यहाँ करेक्ट पूछा है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है? बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, बहुत ईजी है, सबको पता है बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट होती है, यस। क्या ये फॉर्मुलेट करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी, सबको पता है मॉनेटरी पॉलिसी ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है एक्ट करता है एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ, सबको पता है कि आरबीआई गवर्नर जाते हैं आईएमएफ के रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल हाँ एजेंट होता है। और फोर्थ में बोल रहा है इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यस हैंडल तो करते ही है भाई, आरबीआई नहीं करेगी तो कौन करेगी? सेंट्रल बैंक तो यही है ना, तो उसका आंसर होगा सी, सारे का सारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है विच ऑफ दीज कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल डेट, अब इंटरनल मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यहाँ पर लेंडर होंगे, डोमेस्टिक यहाँ पर बोरोवर होंगे, ठीक है, एक्सटर्नल यहाँ पर कोई नहीं होगा। तो मार्केट बोरोइंग यस डोमेस्टिक से कर रहे हैं, यस होगा। ट्रेजरी बिल डोमेस्टिक कर रहे हैं, डोमेस्टिक से कर रहे हैं, होगा। कह रहा है स्पेशल सिक्योरिटी इशूड बाय द आरबीआई, बिल्कुल होगा, आरबीआई के द्वारा, मतलब आरबीआई कर रही है या फिर आरबीआई इशू कर रही है तो होगा बिल्कुल, यहाँ फोनर की बात ही नहीं हुई, तीनों दिन होंगे। क्वेश्चन नंबर 101 डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर इट्स, ठीक, तो डिबेंचर होल्डर किसी भी कंपनी के होते हैं वो क्या कहलाएंगे भाई? शेयर होल्डर कहलाएंगे, तो शेयर होल्डर कहलाएंगे, तो डिबेंचर होल्डर्स क्यों कहला रहे हैं? ठीक है, वो डायरेक्ट शेयर्स खरीद रहे हैं ना, तो डिबेंचर तो नहीं कहलाएंगे, डायरेक्टर्स कहलाएंगे, दैट मीन्स मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, नहीं तो अच्छा डेटर्स कहलाएंगे, डेटर्स नहीं तो भाई डेटर्स कैसे कहलाएंगे? उन्होंने कोई उधार लिया है क्या? नहीं तो
क्रेडिटर्स कहलाएंगे, यस कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है कंपनी के अंदर, उनके डिबेंचर खरीदे हैं ना। यस, तो डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100। अब ये क्वेश्चन है, इन इंडिया फर्स्ट बैंक ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881, तो कौन सा बैंक था? तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना है और अभी से आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी से कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। उस टाइम में करंट अफेयर्स के बेस के हिसाब से क्वेश्चन ये है। क्यों? 1881 में हुआ है और 2003 में ये क्वेश्चन आया है, ज़्यादा पुराना तो नहीं होगा। ठीक है, उस टाइम न्यूज़ में आया होगा 2003 में। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया गया कि भैया इंडिया के अंदर फर्स्ट बैंक ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कोई बैंक होगा, फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, उसको इंडियंस ने मैनेज करा है और फाउंडेड हुआ है 1881 में। अब बताओ इनमें से कौन सा बैंक होगा? तो आपको ये तो पता होगा कि भैया ये दोनों बैंक जो हैं पुराने हैं। कौन कौन से वन? पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, ये तो पुराने हैं बैंक, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इनमें से भी इसका आंसर हो सकता है। तो 100 वाले का हम एक बार माइंड मैप देख लेते हैं और इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक है जो फाउंड हुआ था 1881 के अंदर। फर्स्ट इंडियन आउंड लिमिटेड लायबिलिटी बैंक था, फैजाबाद में हुआ था। और बस इसका सही ये कमर्शियल बैंक देखोगे, और जैसे हिंदुस्तान कमर्शियल हुआ था 1911 में, और पंजाब नेशनल हुआ था 1894 में, और पंजाब एंड सिंध हुआ था आपका 1908 में। ठीक है, तो ये वैल्यू एडिशन है। और एक बात और भैया, प्रेसिडेंसी बैंक्स का भी याद रखना। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी बैंक हुआ था, बैंक ऑफ बंगाल 1806 के अंदर, बॉम्बे का 1840 के अंदर, मद्रास के अंदर 1843 में। ठीक है, और ये सब मर्ज हो गए थे और इंपीरियल बैंक कहलाए थे 1921 के अंदर। ठीक है, इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इवन आप ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। अब देखो दोस्तों, फिर सेंसेक्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो ये पिछले क्वेश्चंस को ही देखते हुए इन्फ्लुएंस हो गए, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं ये। ठीक है, क्योंकि अब ये 2005 में आया क्वेश्चन, तो 1999 है क्वेश्चन। कह रहा है सेंसेक्स जो है 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, अवेलेबल ऑन दी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो बेस्ड ऑन 50 मतलब 50 कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अभी 50 होते हैं, 30 होते हैं, कितने होते हैं, इसके ऊपर यूपीएससी गेम खेलता है, इसका ध्यान रखना। ये जो नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले, ये गलती होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 1 वाले को तो गलती मान के चलूँगा। लेकिन आपको पता है सेंसेक्स क्या होता है, जो रजिस्टर्ड होते हैं बीएससी के अंदर, ठीक है, सारे कंपनीज के नहीं, जो क्या कहते हैं, ये होते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज। ठीक है, ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं, अभी आपने पढ़ा था। टू बोल रहा है फॉर कैलकुलेटिंग द सेंसेक्स ऑल द स्टॉक्स आर असाइन प्रोपोर्शनल वेटेज। ठीक है, और तीसरे में बोला है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। अब ये न्यूयॉर्क है, कौन सा है? ठीक है, यूपीएससी इसमें भी गेम खेल सकता है, जिसका ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन गलत करना बहुत ही आसान है। मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, या कोई और सा है, ये यहाँ पर बस चेंज करना है और ये स्टेटमेंट पूरा ही रॉन्ग हो जाता है ना। तो थर्ड वाले में भी डाउटफुल होगा और फर्स्ट वाला है तो पूरा डाउटफुल है, फर्स्ट वाले पे तो मैं जाऊँगा ही नहीं। ठीक है, और सेकंड वाले में यहाँ पर बोल रहा है कि जितने भी हम सेंसेक्स के अंदर कैलकुलेटिंग करते हैं, वो करते हैं जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसको हम प्रोपोर्शनल वेटेज लेते हैं उसकी। ये बात सही है, प्रोपोर्शनल वेटेज लिया जाता है, सेकंड इज करेक्ट। तो इसका देखा जाए ना, तो इसका आंसर ओनली सेकंड ही है, थर्ड वाला गलत है। मैं इसका वैल्यू एडिशन देता हूँ आपको। देखो दोस्तों, अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पुराना जो था ना हमारा, वो था एम्स्टरडेम का, एम्स्टरडेम जो 1602 में खुला था। ठीक है, लंदन वाला 1698 के अंदर, और ये पता नहीं क्या नाम है, फिलाडेल्फिया, ये 1790 के अंदर, और न्यूयॉर्क वाला हुआ था आपका 1792 के अंदर। ये तो उसके बाद बहुत बाद में हुआ ये, है ना, एम्स्टरडेम वाले से, जो 1602 में ही हो गया था। और बॉम्बे वाला हमारा ध्यान रखना 1875 में हुआ था, इसका भी ध्यान रखना। ये वैल्यू एडिशन है। और सेंसेक्स जो है 50 पे नहीं होता, 30 पे होता है। ठीक है, ठीक है, तो सेंसेक्स होता है आपका 30 लार्जेस्ट मोस्ट लिक्विड स्टॉक्स ऑन बीएससी। ठीक है, ना कि 50। तो वैल्यू एडिशन मिल गया, करेक्शन मिल गया आपको, तो यहीं पे आपको करेक्शन करता चलना है। ठीक है, साथ में, तो इसका आंसर होगा ओनली टी 2। ठीक है, दैट मीन्स की ए। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है कि इसमें से करेक्ट बता दो कि क्या है।
तो रेपो रेट देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, ये तो आपको पता है कि हाँ आरबीआई से बोरो करते हैं कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, उस रेट इस रेट के ऊपर, बिल्कुल बात सही है, सही लिखा हुआ है। अब सेकंड बोल रहा है वैल्यू ऑफ वन फॉर गिनी कोफिशिएंट इन अ कंट्री implies दैट देयर इज परफेक्टली इक्वल इनकम फॉर एवरीवन इन इट्स पॉपुलेशन। अब देखो दोस्तों, मैंने बोलता हूँ नंबर्स वाले में हमेशा यूपीएससी गलत करती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया वन जो है ना, जो गिनी कोफिशिएंट होता है ना, गिनी कोफिशिएंट का बोला है अगर उसकी वैल्यू वन के बराबर है तो वो कहला रहा है परफेक्टली इक्वल इनकम है पॉपुलेशन के अंदर, जबकि ये गलत है। परफेक्टली इक्वल जब होगा जब जीरो होगा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है यहाँ वैल्यूएशन, ये गिनी कोफिशिएंट और ये इनइक्वालिटी वाला ग्राफ मुझे बना के ला दो फटाफट। इनइक्वालिटी वाला ग्राफ जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर बना के ला दो, है ना। और ग्राफ में ये भी दिखा दो कि भैया शेडेड वाला कौन सा होगा। ठीक है, और ये जो लाइन होती है इनइक्वालिटी वाली, ठीक है, वन वाले पे, वन पे कैसे होगी, जीरो पे कैसे होगी, जल्दी से बना के ला दो फटाफट। यहीं पे आपको रिवीजन करना होता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर आना चाहिए जीरो, और ध्यान रखना वन पे तो इनइक्वालिटी दिखाता है, परफेक्टली इनइक्वालिटी, तो सेकंड तो गलत हो जाएगा, आंसर आएगा इसका ओनली वन। मैं इसका माइंड मैप भी दिखा देता हूँ आपको। तो जीरो से वन होती है इसकी वैल्यू, और जीरो होती है परफेक्ट इक्वालिटी, और वन पे होती है परफेक्ट इनइक्वालिटी, ध्यान रखना। और रेपो रेट तो आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, PT 365 में भी पढ़ा दिया आपकी बार, और अभी सीरीज भी आएगी मेरी, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है नेशनल हाउसिंग बैंक जो है सेटअप हुआ था इंडिया के अंदर एज अ होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसने इसको मतलब ओपन किया था, या फिर किसकी पूरी ये ऑन सब्सिडरी है खुद की, बताओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होगी, नेशनल हाउसिंग बैंक नो, ये तो कमर्शियल बैंक है। ICICI की नो, कमर्शियल बैंक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक होने लगी है क्या, नहीं भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, वो अपनी एजेंसी डालेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अब ये बोला व्हाट डज S&P 500 रिलेट टू। अब आपको पता है S&P एक रेटिंग एजेंसी है स्टॉक की, तो सुपर कंप्यूटर तो नहीं है, न्यू टेक्निक नहीं है, ई बिजनेस का टेकिंग नहीं है, ब्रिज बिल्डिंग का, ये है एक इंडेक्स ऑफ स्टॉक्स ऑफ लार्ज कंपनीज का। ठीक है, इंडेक्स निकालती है स्टॉक का, S&P, मूडी, ये सब, है ना। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। बट दैट मीन्स इसमें से 3 सही होगा और एक गलत होगा। वो गलत यहाँ पर दोस्तों सिंगापुर वाला है। ठीक है, यूके का ध्यान रखना FTSE है, USA का नस्दाक है, जापान का निक्काई है। ठीक है, सिंगापुर का क्या है ये भी जान लो, 95 सिंगापुर का है स्ट्रेट्स टाइम्स। ठीक है, स्ट्रेट टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर यहीं पे करेक्शन कर लो और इसको लिख लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 94 विच इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अर्लीस्ट इवेंट टेक प्लेस। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको। देखो भाई, सबको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कितनी बार बता चुका हूँ। स्टेट बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था 1955 के अंदर। इसको याद करने का तरीका बताया था मैंने, एस से होता है स्टेट, तो एस कैसे बन सकता है, 5 से बनेगा, तो ये 1955 में हुआ था। नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी ये होती है 56 या 55 के आसपास ही। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा हुआ, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्योंकि पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आएगा तभी तो नेशनलाइजेशन वगैरह होगा, बैंक को रेगुलेट करोगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 93 विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट्स अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय कमर्शियल बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। ठीक है, कह रहे कमर्शियल बैंक जो है कौन से मैकेनिज्म से जो है क्रेडिट या फिर लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। और दोस्तों ये ना मैं आपको वैसे ही पढ़ाता, ठीक है, अपनी सीरीज के अंदर इकोनॉमी के अंदर, ये होता है SLR, क्योंकि आपको पता है कि भैया SLR के अंदर कमर्शियल बैंक्स को बॉन्ड्स के रूप में, ठीक है, बॉन्ड्स में, गोल्ड में, ठीक है, केस में रिजर्व रखना पड़ता है पैसा। तो यहाँ पर वो क्या करती है, बॉन्ड्स जो है इशू करती है, और बॉन्ड्स इशू करने में क्या करती है कि भैया गवर्नमेंट के, सॉरी इशू करती है बोल रहा हूँ, बॉन्ड्स खरीद लेती है, सॉरी, क्योंकि बॉन्ड्स में इसको रिजर्व रखना है, तो बॉन्ड्स खरीद लेती है गवर्नमेंट के और उनको इसके बदले पैसा प्रोवाइड कर देती है। ठीक है,
और इससे वो अपनी इनकम भी कर लेते हैं और अपने एसएलआर की जो रिजर्व का जो रिक्वायरमेंट होती है उसे ही पूरा कर लेते हैं, और ऐसे करके वो गवर्नमेंट को क्या करते हैं, लोन भी प्रोवाइड कर देते हैं, क्रेडिट भी प्रोवाइड कर देते हैं एसएलआर से, क्योंकि एसएलआर उनको रिजर्व रखना पड़ता है, एसएलआर के फॉर्म में जो है उनको कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं आया समझ में दोबारा समझा दूंगा, पूछ लेना मेरे से। ठीक है, और बाकी डिटेल में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आगे। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा विद रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन इन इंडिया। अभी PT 365 में भी न्यूज़ में है इस बार। ठीक है, PT 365 के भी न्यूज़ में है और मैंने पढ़ाया भी था आपको कि बैंकिंग ओम्बड्समैन के ऊपर जो है PYQ आ रखा है और PT 365 के अंदर भी इस बार है। कह रहा है इनमें से करेक्ट कौन सा है इस बैंकिंग ओम्बड्समैन से रिलेटेड। और आपको पता है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है ये एक तरीका सा ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म हमने बनाया है, इसके अंदर हम कंज्यूमर के, बैंक्स के जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, शिकायत होती है, उसको जो है पूरा करने के लिए बनाया है। तो ये बोला है कि बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ यस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। क्या बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन कंसीडर कंप्लेंट्स फ्रॉम नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैविंग अकाउंट्स इन इंडिया। यस कर सकते हैं, कंप्लेंट तो किसी की भी हो सकती है ना, जो भी इंडिया में रह रहा हो। यस कर सकते हैं। कह द ऑर्डर पास्ड बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन आर फाइनल बाइंडिंग ऑन द पार्टी इज कंसर्न्ड। भाई फाइनल बाइंडिंग तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम है। क्यों कि फाइनल कैसे, कोर्ट के अंदर भी तो कैसे आ सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये गलत है इसका आंसर। कह रहा है द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज फ्री ऑफ एनी फीस। यस, हम तो भैया अब ये ग्रीवेंस रिट्रेसल मैकेनिज्म है तो इसको फ्री तो रखना चाहिए। अगर ये इसके अंदर हम चार्ज लेंगे तो कौन अपनी शिकायत दर्ज करेगा, है ना। तो यहाँ पर पूछा था नोट करेक्ट, नोट करेक्ट वाला तो सी है, तो इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, इसका आंसर आएगा क्या, इसका आएगा आपका आंसर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है इन द parlance ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट द टर्म बियर। बियर का मतलब यहाँ पर क्या है। अब आपको ना बियर के साथ बुल भी पता होना चाहिए, बुल एंड बियर। तो पता है बुल का मतलब क्या था, बुल सांड, सांड तो सांड की जो जो सिंग होती है ऐसे उठी हुई होती है ना, ऐसे करके, तो सिंग ऐसे करके उठी हुई होती है, दैट मीन्स कि वो इंक्रीजिंग में है या अपवर्ड है। बियर, बियर धसा के मार देता है नीचे की तरफ, तो ये डाउनवर्ड की बात करता है बियर। तो भैया जहाँ पर फॉल की बात हो रही है दैट इज बियर, जहाँ पर राइज की बात हो रही है दैट इज बुल। तो कह रहा है इन्वेस्टर हु फील्स दैट प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल। अच्छा, एन इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर शेयर्स इज राइज, राइज तो नहीं होगा। ठीक है, अ शेयर होल्डर एंड बॉन्ड होल्डर हु हैज इंटरेस्ट इन अ कंपनी फाइनेंशियल एंड अदरवाइज, जैसे ये भी नहीं। कह रहा है एनी लेंडर वेदर बाय मेकिंग अ लोन और बाइंग अ बॉन्ड, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। क्यों, एक इन्वेस्टर ने फील करा है कि जो प्राइस है पर्टिकुलर सिक्योरिटी का या फिर किसी भी चीज़ का, स्टॉक का, वो फॉल होने वाला है, दैट इज वो ये चीज़ एज्यूम कर ले रहा है पहले से ही कि वो बियर मैकेनिज्म में जाने वाला है, या फिर बोल सकते हो वो जो सिक्योरिटी है वो बियर करने वाली है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, चलो ये फिर मार्केट बियर में जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, ध्यान रखना, नॉट अ फीचर ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का फीचर नहीं है। अब पता चल रहा है लिमिटेड है, लायबिलिटी पार्टनरशिप है, मतलब लायबिलिटी को ये पार्टनरशिप कर लेंगे फर्म, है ना, अपनी लायबिलिटी को पार्टनरशिप कर लेंगे। तो कह रहा है कौन सा फीचर नहीं है। कह रहा है इट इज अ कॉर्पोरेट बॉडी विद परपेचुअल सक्सेशन। कॉर्पोरेट बॉडी हो सकती है, हाँ हो सकती है। सी वाले में बोल रहा है इंटरनल गवर्नेंस में बी डिसाइडेड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अरे मे भी लिखा हुआ है ना, हो सकता है भाई, कंपनी अपने रूल बना सकती है खुद से। कह रहा बी वाले में पार्टनरशिप एंड मैनेजमेंट नीड नॉट टू बी सेपरेट। जरूरी नहीं है कि मैनेजमेंट और पार्टनरशिप सेपरेट हो, क्या पता एक भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कह रहा है पार्टनर्स शुड बी लेस देन 20। अब देखो नंबर्स में यूपीएससी खेलती है और मैं बोलूँगा बिल्कुल नंबर्स में यूपीएससी खेलती है और खेला भी है। कह रहा पार्टनरशिप जो है लेस देन 20 होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनर से और भी ज़्यादा हो सकते हैं, 20 से भी ज़्यादा सकते हैं। तो ये इसका फीचर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, तो 90 का मैं एक बार माइंड में भी दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों मेरा थोड़ा गला भी ठीक नहीं है, थोड़ा बियर कर लेना है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, पार्टनर शुड नॉट बी लेस देन 20 इज नॉट ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंसेस एन इंक्रीज ऑफ द केस रिजर्व रेशियो व्हाट डज इट मीन। अरे यहाँ बात कर रहे हो CRR बढ़ाने की,
मतलब कैश रिजर्व रेशियो आपको बढ़ाना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। दैट मीन्स उनको रिजर्व साइड में और रखना पड़ेगा पैसा, और बाकी जो बचा उसका ही लोन दे पाएंगे। दैट मीन्स कि मनी कम बच रहा है उनके पास लोन देने के लिए, पैसा कम बच रहा है। दैट मीन्स कि लेंडिंग रेट बढ़ेगा। दैट मीन्स कि मनी सप्लाई घटेगी। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कह रहा है कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। अरे वाह, यही तो है इसका आंसर, बाकी तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यस, और बाकी सारे वेग स्टेटमेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ मोर, मोर नहीं, मोर तब होगा जब इसे डिक्रीज करेंगे। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 88। अभी एनबीएफसी के ऊपर क्वेश्चन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर। कह रहा दे कैन नॉट एंगेज इन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द गवर्नमेंट। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है मार्केट में पैसा उठाने के लिए, बोरो करने के लिए, उसमें तो कोई पार्टिसिपेट करे। तो इसने बोला कैन नॉट एंगेज, अरे गलत बात है। कह रहा दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट। ये सही है, क्यों? क्योंकि बैंक्स नहीं है भैया, कहीं लिखा हुआ नॉन बैंकिंग, इनके पास बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास बैंक्स वाले राइट नहीं है। ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिमांड डिपॉजिट लाइक सेविंग अकाउंट, इस सेविंग अकाउंट में होता है। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? सेकंड आएगा, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया इंक्लूड। कह रहा फंक्शंस कौन से होंगे कमर्शियल बैंक के? कह रहा परचेज एंड सेल करना शेयर्स के एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कह रहा एक्टिंग करना एज अ एग्जीक्यूटर और ट्रस्टी ऑफ वेल्स। अच्छा, आपको पता है ना, मैंने आपको पढ़ाया था कि सीओडी इशू करते हैं, है ना, कौन? कमर्शियल बैंक्स। तो ये वही वाला काम है ना, एग्जीक्यूट करना, ट्रस्टी ऑफ द व्हील्स का। ठीक है, कमर्शियल बैंक करती है इस काम को, परचेज करती है, सेल करती है शेयर एंड सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। यस, करती है, एजेंट की तरह काम करती है। तो इसका आंसर आएगा बहुत करेक्ट। ये बिल्कुल याद कर लेना ना, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है और इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन बन सकता है इससे आगे भी। क्वेश्चन नंबर 87, ओ सॉरी 86, 87 हमने सॉल्व कर लिया। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब इंडस्ट्रियल वर्कर है ना, दैट मीन्स कि भैया लेबर की बात कर रहे हैं ना हम, तो सीपीआई इंडेक्स जो निकालती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर का, ये कौन निकालती है? आरबीआई निकालेगी? नो। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स निकालेगा? नो। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग निकालेगा? ये बिल्कुल गलत, लेबर ब्यूरो निकालेगी। इसलिए लेबर ब्यूरो यहाँ पर भी रखा है आंसर। ठीक है, इसे याद कर लेना भाई, फैक्चुअल है ना। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है विच of the above can be considered as steps taken to achieve financial inclusion in India। भैया फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन सा कहलाएगा इनमें से? क्या नेशनलाइजेशन कर दो बैंक्स का? यस, अगर बैंक का नेशनलाइजेशन कर दोगे, प्राइवेट से नेशनलाइज कर दोगे, दैट मीन्स कि आप उसमें गवर्नमेंट जो है बोलेगी भैया पैसे टारगेट है तुम्हारे, कुछ तुम्हारा टारगेट है कि भैया गरीब लोगों का भी अकाउंट खोलो, ठीक है, रिक्शे वाले का भी अकाउंट खोलो, सबको इंक्लूड करो, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करो सबको। तो होगा वो। क्या फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स? यस, आरआरबी फॉर्म करोगे तो स्मॉल फार्मर्स इन सभी को टारगेट कर पाओगे, मार्जिनल फार्मर्स को टारगेट कर पाओगे। यस, कह रहा अडोप्शन करोगे विलेजेस का बाय बैंक ब्रांचेस। यस, विलेज के अंदर बैंक खुलेंगे तो विलेजेस जो हैं उनके भी अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, वो भी बैंकिंग फैसिलिटीज को अपनाएंगे। यस, तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, सारे के सारे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है, यहाँ करेक्ट ला दो, और यह है डब्ल्यूबीआई और सीपीआई के ऊपर क्वेश्चन। कह रहा डब्ल्यूबीआई इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन अ मंथली बेसिस ओनली, और सेकंड में लिखा हुआ है एज कंपेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स। देखो जो अभी क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको, डब्ल्यूबीआई गिव्स लेस वेट टू फूड आर्टिकल्स, और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। यस, फूड आर्टिकल्स को लेस वेटेज देंगे क्योंकि प्रोड्यूसर साइड से देखा जाता है, ऐसे कंज्यूमर साइड से थोड़ी ना। सीपीआई के अंदर फूड आइटम्स को हाई वेटेज दे रखा है। तो भैया सेकंड तो सही लग रहा है मेरे को, सेकंड तो सही लग रहा है। अब फर्स्ट वाले में देखना कि मंथली बेसिस पे होता है या बाकी मतलब ये क्वार्टरली होता है, मंथली होता है, ये देखना है ना। तो 84 का एक बार माइंड मैप देख लेते हैं भैया हम। तो ये दोनों ही करेक्ट है, मंथली बेसिस पे होता है डब्ल्यूपीआई। ठीक है, मंथली 14th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब हर 14 तारीख को आता है, और सीपीआई में मंथली ही होता है, ये भी 12th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ठीक है, चलो, और डब्ल्यूपीआई वाज वीकली, ये डिसकंटिन्यूड हो गया, पहले वीकली था, है ना, ध्यान रखना। चलो, तो बोथ आर करेक्ट, दैट इज इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं भैया कि भैया इन इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट्स इन ऑल द नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स इज फिक्स्ड बाय।
कह रहा है भैया जो इंटरेस्ट रेट होता है सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आपको मिलता है, ठीक है, आप अगर सेविंग अकाउंट खुलवाते हो बैंक के अंदर, ठीक है, सेविंग अकाउंट खुलवाते हो ना बैंक के अंदर जाके आप और मैं, उसके अंदर हम अपना डिपॉजिट रखते हैं, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट मिलता है बहुत ही कम मिलता है, आपको पता होगा। लोन पे ये 7-8% ले लेते हैं हमसे, लेकिन जो इंटरेस्ट देते हैं वो बहुत कम देते हैं। ऐसा क्यों होता है? रीज़न यही है इसका दोस्तों, क्योंकि ये डीरेगुलेटेड है, हर बैंक अलग अलग देती है, ठीक है। आप यूनियन बैंक में जाओगे वहाँ अलग होगा, स्टेट बैंक का अलग होगा, पंजाब नेशनल बैंक का अलग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये डीरेगुलेटेड है, और डीरेगुलेटेड है तो भैया क्या कहते हैं, इन तीनों में से कोई नहीं करेगा रेगुलेट, ठीक है, कोई फिक्स नहीं करेगा, ना तो फिनांस मिनिस्ट्री करेगी ना, और यूनियन फाइनेंस कमीशन भी नहीं करेगा, और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन भी नहीं करेगा, दैट इज डी। डी रेगुलेटेड है तो कोई नहीं करेगा ना भाई, तो इसका आंसर आएगा डी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 82 के अंदर कि भैया मुझे ये बता दो कि डिफ्लेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन बता दो डिफ्लेशन का। अब आपको पता है इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइस, और डिफ्लेशन का जस्ट इसका फॉल होगा, ठीक है, दैट मीन्स कि फॉल इन प्राइस, फॉल इन प्राइस इज कॉल्ड डिफ्लेशन। तो भैया देख लो कि कौन सा इसमें से करेक्ट बता रहा है ना, इनमें से देख लो कौन सा करेक्ट बता रहा है और इसको पढ़ के आंसर निकाल लो। तो बहुत ही ईजी है। कह रहा है फर्स्ट वाले में इट इज सडन फॉल इन दी वैल्यू ऑफ करेंसी, अरे करेंसी की वैल्यू बोल रहा है, अरे नहीं तो डेप्रिसिएशन कहलाती है ना। कह रहा है बी इज परसिस्टेंट रिसेशन इन दी बोथ फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट, अरे भैया रिसेशन से मतलब ही नहीं मेरा यहाँ पर। कह रहा है सी इज परसिस्टेंट फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ यही तो है, गुड्स का प्राइस घटना बढ़ना, ठीक है, बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन, घटेगा तो डिफ्लेशन। डी वाले में बोला इट इज फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अरे रेट की बात कर रहा है तो रेट तो ये डिसफ्लेशन कहता है, डिस इन्फ्लेशन, जहाँ पर रेट आ जाएगा तो ये आएगा डिस इन्फ्लेशन, ध्यान रखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिफ्लेशन पूछा है मंदी, मतलब मंदी बोल रहा हूँ मैं, मंदी तो रिसेशन होती है, दैट इज की डिफ्लेशन मतलब कि यहाँ पर मतलब कि भैया जो गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस है वो घट रहे हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू घट रही है, उनके प्राइस की वैल्यू घट रही है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज समटाइम्स एट्रीब्यूटेड टू अ बेस इफेक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है बेस इफेक्ट का बता दो फटाफट, और 2011 का क्वेश्चन है ये। कह रहा भैया रैपिड इंक्रीज होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अंदर, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम इसको बेस इफेक्ट से देखते हैं, ठीक है, और आपको पता है बेस इफेक्ट कुछ नहीं होता, बेस ईयर होता है, हम यहाँ पर बेस ईयर ले लेते हैं, ठीक है। आपको पता है कि रियल जीडीपी होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, रियल वाले में क्या देखते हैं बताओ दोस्तों, और नॉमिनल वाले में क्या देखते हैं, नॉमिनल वाले में हम देखते हैं करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर जिस ईयर का भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस ईयर के देखते हैं सिर्फ। रियल वाले में क्या देखते हैं, रियल वाले में हम बेस ईयर डाल देते हैं, ठीक है, एक बेस ईयर देख लेते हैं 7-8 साल पुराना, कि उस टाइम पे कितना इन्फ्लेशन था, रेट चीज़ों के प्राइस क्या थे उस टाइम पे, और अब क्या है, ठीक है, क्योंकि अब तो इन्फ्लेशन आ गया है ना, अब तो इन्फ्लेशन आ गया है, ठीक है, तो अब करंट ईयर में क्या है, तो इससे रियल निकल जाता है हमारा, ठीक है, कि रियल में प्रोडक्शन बढ़ा है या फिर चीज़ों के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, ये हमारे को रियल में पता चल जाता है। तो बेस इफेक्ट क्या है, तो ये कह रहा है इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट, और देखो ए में भी यही बात नहीं लिखी हुई, बी में भी यही बात नहीं लिखी हुई, और यहाँ तो बोला कि इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ सी है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर हम यही तो देखते हैं कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ा, ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ अ प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ द इन्फ्लेशन रेट, ठीक है, हम बेस ईयर देखते हैं कि ये 2011-12 से अब तक कितना इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, हम बेस ईयर 2011-12 लेते हैं, अब इसे चेंज करने की बात हो रही है, ठीक है, बेस ईयर को, तो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन ऑन द लिस्ट, तो यहाँ पर आप एलिमिनेशन भी बहुत अच्छा मार सकते हो क्योंकि ऑप्शन भी यहाँ पर आपको बहुत मिल रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है कि माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स, तो माइक्रो फाइनेंस का मतलब खुद बता दिया, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, कह रहा हम फाइनेंस कर रहे हैं मतलब उनको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं किनको, लो इनकम ग्रुप वालों को, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस कहलाएगा, लो इनकम वालों को माइक्रो फाइनेंस कहलाएगा। दिस इंक्लूड्स बोथ कंज्यूमर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके अंदर कंज्यूमर्स को भी देंगे हम, सेल्फ एम्प्लॉयड को भी देंगे, तो जो सर्विस हम देते हैं इसके अंदर माइक्रो फाइनेंस के अंदर कौन कौन सी आएगी, क्या क्रेडिट फैसिलिटीज आएगी, यस हाँ भाई लोन दे रहे हैं, सेविंग फैसिलिटी आएगी, अरे हाँ उनके अकाउंट भी खोल रहे हैं, इंश्योरेंस आएगा, यस अरे इंश्योरेंस भी करके दे रहे हैं हम, कह रहा फंड ट्रांसफर
फैसिलिटीज देंगे उनको हम, अरे हाँ उनको अकाउंट में पैसे भेजने किसी और के, तो वो भी सर्विस देंगे, तो भैया डी होगा ना इसका आंसर, सारे के सारे होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 79, इसमें पूछा है वाई इज द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन्स बाय कमर्शियल बैंक्स अ कॉज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। अब मैं टीजर का मतलब यहाँ आपको बता देता हूँ। टीजर का मतलब कुछ नहीं होता, टीजर का मतलब कुछ नहीं होता, मतलब ये होता है कि लालच प्रोवाइड करना। ठीक है, लालच लाइक कि भैया मैंने आपको दिखाया कि देखो मैं आपको लोन दे रहा हूँ, लोन दे रहा हूँ, है ना, और आपको फंसा दिया। ठीक है, आपसे हाई इंटरेस्ट रेट ले लिया एक तरीके से, है ना, और मतलब एक तरह से फंसाने वाला ही काम होता है टीजर लैंड, मतलब आपको लालच दिया जाता है। कह रहा वाई इज द ऑफरिंग ऑफ टीजर लोन्स बाय कमर्शियल बैंक इज कोज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न। तभी तो होता है, ठीक है, तभी तो होता है कि कोज ऑफ इकोनॉमिक कंसर्न तभी तो होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर लालच देकर तुम्हें फंसाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर 1 और 2 वाला ऑप्शन है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है। क्या टीजर लोन्स आर कंसिडर्ड टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक्स मे बी एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर्स इन फ्यूचर। ठीक है, सेकंड ने बोला है इन इंडिया टीजर लोन्स आर मोस्टली गिवन टू इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स यूनिट्स। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो बहुत ही वेग स्टेटमेंट है। क्या टीजर लोन जो है हम इनएक्सपीरियंस लोगों को देते हैं, अरे इनएक्सपीरियंस लोगों को तो हम देते भी नहीं है। ठीक है, कोई सा भी लोन नहीं देते। ठीक है, इनएक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स को कि होता है कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल सके और एक्सपोर्ट्स यूनिट खोल सके, ऐसा कुछ नहीं है, गलत मारो इसे। फर्स्ट वाले में बोल रहा है कि जो टीजर लोन्स है ना, ये जो एस्पेक्ट है टीजर लोन वाला, ये सब प्राइम लेंडिंग से जोड़ा जाता है इसको। और आपको पता है सब प्राइम क्राइसिस कब हुई थी? बैंक की क्राइसिस थी ना। ठीक है, लोन जो है बैंक से ज़्यादा दे दिया था, है ना, उनको एक्सपोज करा गया था फिर बैंक वालों को कि भैया तुम्हारा तो डिफॉल्टर बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा एनपी बढ़ता जा रहा है, तो ये इससे रिलेटेड ही है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1, ओनली 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78, लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू। अब एक बताओ दोस्तों, बैंक रेट पे देखो क्वेश्चन दोबारा आया नहीं आया 2011 में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन करवाया था बैंक रेट के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ कहीं आप भूल गए हों। ये देखो भैया 112 क्वेश्चन बैंक रेट पे क्वेश्चन आ रखा है 1995 के अंदर। ठीक है, और इसका आंसर था यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज वाला। देखो आप डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देखो ये हो गया चेंज। क्वेश्चन नंबर है आपका 78, कह रहा बैंक रेट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू, कह रहा लोअरिंग ऑफ बैंक रेट कर दो, तो उसका मतलब क्या है भैया? बैंक रेट घटा दिया तो आपको मतलब जो क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक है उनको पैसा मिल गया। ठीक है, पैसा मिल गया तो वो और ज़्यादा पैसा मार्केट में ला सकते हैं, लोन और देंगे, प्रोवाइड करेंगे, सस्ते लोन प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा? मोर लिक्विडिटी मार्केट होगी, नहीं होगी? यस। क्या लेस लिक्विडिटी होगी? वो तो इंक्रीज करने पे होती, तो बी तो नहीं होगा। क्या कोई चेंज ही नहीं आएगा लिक्विडिटी में, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर घटाया जाएगा। डी वाले में बोला मोबिलाइजेशन ऑफ मोर डिपॉजिट बाय कमर्शियल बैंक, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77, और क्वेश्चन नंबर 77 है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन्स अराइज। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। कैपिटल गेन्स कब होता है? जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है चीज़ों की, उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, उससे मतलब नहीं है। ए 1 तो काट दो, 1 काट दो। कह रहा है नेचुरल इंक्रीज हो जाए वैल्यू में प्रॉपर्टी की, यस। कह रहा है कोई आपने परचेज करी पेंटिंग और उसकी वैल्यू बढ़ जाए क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, तो यस होगा। ठीक है, कैपिटल गेन होगा। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 10 साल के बाद, 2 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो वो कैपिटल गेन कहलाएगी। आपने जो भी कैपिटल परचेज किया था उसने आपको कमा कर दे दिया 2 साल के इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 76, ये 2012 में पूछा गया है, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है भैया, आप बताओ सप्लाई कैसे बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर? बताओ आप। जब आपको मनी सप्लाई बढ़ाना है तो एक तो आपको लेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, और लेंडिंग कैसे बढ़ेगी? जब आप लेंडिंग रेट कम कर दो, है ना, और मार्केट में मनी इंड्यूस कर दो। कैसे करोगे? यार परचेज करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का फ्रॉम दी पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। यस भैया, आरबीआई बॉन्ड खरीदने लगेगी लोगों से। ठीक है, कि लो भैया अपना बॉन्ड मुझे दे दो, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, तो मार्केट के अंदर पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो यस 1 तो होगा।
कह रहा डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक्स बाय द पब्लिक। देखो दोस्तों, यहाँ पर डिपॉजिट बढ़ाया जा रहा है करेंसी का, मतलब पब्लिक जो है अपना पैसा कमर्शियल बैंक के अंदर रख रही है, खर्च नहीं कर रही है, डिपॉजिट कर रही है कमर्शियल बैंक्स के अंदर। तो इसका आंसर मनी, ये मनी सप्लाई बढ़ाएगा क्या? और जब आप मनी का यूज नहीं कर रहे, डिमांड नहीं कर रहे कुछ, बताओ। थर्ड वाले में बोरिंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अब एक बताओ, बोरिंग कर रही है कौन? गवर्नमेंट कर रही है सेंट्रल बैंक से, और जब बोरोइंग कर रही है तो वो खर्चा भी तो करेगी, स्पेंड भी तो करेगी, तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगा, यस बढ़ेगा। कह रहा सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। ये जस्ट वन वाले का अपोजिट है। जब तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचोगे तो पब्लिक से पैसा लोगे, दोगे थोड़ी ना। जब तुम पब्लिक से पैसा लोगे तो भैया मनी सप्लाई कम करने की बात कर रहे हो, तो फोर्थ तो होगा ही नहीं। फोर्थ काटो तो 1 और 3 तो आपका आंसर आ ही गया है। दैट मीन्स कि 2 इसका नहीं होगा, क्योंकि आप ये पैसा जो है यूज नहीं कर रहे, आप इसको डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। तो 76 भी हो गया। 75 कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक। बिल्कुल बात सही है, बैंकर्स बैंक रहती है। दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग। और ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ कि भैया बैंकर्स बैंक क्यों लाती है, क्योंकि अदर बैंक रिटेन्स द डिपॉजिट विद द आरबीआई, ठीक है। आरबीआई lends funds to the commercial banks in times of need, ठीक है। आरबीआई एडवाइजेज द कमर्शियल बैंक्स ऑन द मॉनेटरी मैटर्स। अच्छा, बैंकर्स बैंक का सही है कि हाँ भाई मॉनेटरी मैटर्स पे एडवाइस भी करती है कमर्शियल बैंक को, कौन? आरबीआई करती है। तो एक बात बताओ, इनमें से आप किसी को भी काट सकते हो क्या कि आरबीआई इस काम को नहीं करती? सारे काम तो करती है आरबीआई, यस, इसलिए तो बैंकर्स बैंक लाती है। तो इसका आंसर आएगा डी। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74 के अंदर, कह रहा बेसिक एम ऑफ द लीड बैंक स्कीम क्या होगा? क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ लीड बैंक स्कीम के ऊपर। यहाँ पर लीड बैंक स्कीम में होता क्या है? लीड बैंक स्कीम में होता है कि इंडिविजुअल बैंक जो है अडॉप्ट कर लेंगे एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को इंटेंसिव डेवलपमेंट के लिए। कि ये होगा इसका आंसर, बता दो फटाफट। तो यही होगा इसका आंसर। तो एक लीड बैंक है, लीड कर रही है बैंक, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंटेंसिव डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ताकि वो लोन प्रोवाइड कर सके, है ना, और जो काम नहीं हो पा रहा उसे वो कर सके, ठीक है, जो भी टारगेट दिए जा रहे हैं ये लीड बैंक कर सके, ये इसलिए स्कीम निकाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम। कह रहा है सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, मतलब सप्लाई ऑफ मनी बढ़नी है ना, तो बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर अ मनी, देयर विल बी। अब ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ भैया। कह रहा है सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई मतलब कॉन्स्टेंट है, मतलब बढ़ रही है ना घट रही है, ठीक है, लेकिन फिर डिमांड बढ़ रही है किसकी? मनी की। तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी जब मनी की, तो क्या होगा? दैट मीन्स कि भैया आप पैसा खर्च करना चाहते हो ना, आप डिमांड कर रहे हो पैसे की, आप पैसा खर्च करना चाहते हो, है ना, आप पैसा खर्च करना चाहते हो, है ना, और आप डिमांड कर रहे हो मनी की। तो मनी की डिमांड कर रहे हो तो आप पैसा खर्च करना चाहते हो, तो आपको चाहिए क्या? लोन। अब आप लोन लेने जाओगे, मनी की डिमांड, हर कोई बैंक पहुंच रहा है कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बैंक वाले क्या करेंगे? अरे मनी की डिमांड बढ़ रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, अब इनसे ज़्यादा चार्ज करो, ठीक है, अब इनसे ज़्यादा चार्ज करो। तो इसका आंसर क्या आएगा? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ये होगा नहीं होगा? जब मनी की डिमांड बढ़ा रहे हो आप, तो बैंक वाले तो आपसे चार्ज करेंगे नहीं ज़्यादा, है कि नहीं? रखेंगे भाई, ये तो टाइम है पैसा कमाने का, है ना। तो 73 का क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। सबको पता है क्रिएटिंग करना न्यू मनी को, ठीक है, बाय द आरबीआई, तो वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, ठीक है। आपने पैसा छाप दिया, है ना, बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ कंसेप्ट बहुत अच्छे से लग रहा है। कह रहा है इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है डेटर्स को, और कह रहा है इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है बॉन्ड होल्डर्स को। अब जरा सोचो, डेटर्स कौन है? जिन्होंने पैसा लिया है, लोन लिया है किसी से। कह रहा है अब जो उन्होंने समझ लो 1 लाख का लोन लिया था, अब उनको 2 साल के बाद वापस करना है। 2 साल में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब उनको करना तो 1 लाख की वापसी है ना, लेकिन जो उन्होंने 1 लाख के अंदर परचेस किया था उसकी वैल्यू उस टाइम पे कुछ और थी, ठीक है। अब ये वैल्यू 2 लाख, जो 1 लाख रुपये लेके इन्होंने खरीदा था, ठीक है, कोई सामान खरीदा था, समझ लो कैपिटल खरीदा था, अब 2 साल में ये 1 लाख का नहीं, ये 1.5 लाख का हो गया। तो डेटर्स को तो फायदा हुआ ना, है ना, क्योंकि ये सामान उन्होंने 1 लाख का खरीदा था,
और वापसी बैंक को 1 लाख रुपए ही करे, ठीक है, लेकिन अब उसके सामान की वैल्यू 1.5 लाख हो गई है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ने से। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है डेटर्स को, क्या इन्फ्लेशन बेनिफिट करता है बॉन्ड होल्डर्स को। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं? बॉन्ड होल्डर्स होते हैं क्रेडिटर्स, ठीक है, ये होते हैं क्रेडिटर्स जिन्होंने लोन दिया, ठीक है, अब उन्होंने कंपनी के या फिर गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीद लिए, ठीक है, अब उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना है वो तो मिलेगा, चलो ठीक है। अब जो उन्होंने पैसा दिया, अब इस पैसे का आपने खरीद लिया कुछ, ठीक है, कंपनी वालों ने कुछ खरीद लिया, कोई कंपनी खड़ी कर दी, नहीं खड़ी कर दी, तो उसकी वैल्यू अलग थी उस टाइम पे। अब यही सेम चीज़ हो जाएगा। अब जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई, लेकिन इनको पैसा वापसी जो बॉन्ड होल्डर्स को करना है उतना ही करना है जो बॉन्ड में लिखा हुआ है, ज़्यादा थोड़ी ना करेंगे इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो यस, यहाँ पर बेनिफिट नहीं करेगा, ठीक है, बॉन्ड होल्डर्स को यहाँ पर नुकसान हो जाएगा बॉन्ड होल्डर्स का, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड होल्डर्स का नुकसान हो जाएगा, ठीक है, बेनिफिट नहीं होगा। तो करेक्ट पूछा था तो ओनली 1 होगा, ठीक है, यहाँ पर लॉस होगा किसका? बॉन्ड होल्डर्स का। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। 71 भी हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 70 सॉरी, क्या इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ओपन मार्केट ऑपरेशन जब क्या करती है आरबीआई भाई, सेल एंड परचेज करती है, ठीक है, सेल एंड परचेज करती है, बाय एंड सेल करती है, दैट मीन्स क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ठीक है, जैसे वो मनी सप्लाई बढ़ा सकती है और घटा सकती है। ठीक है, बोरिंग बाय द शेड्यूल बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई, गलत बात है। बोरिंग बाय द शेड्यूल बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई, नो, गलत। कह रहा लेंडिंग बाय द कमर्शियल बैंक टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड, ये भी गलत। कह रहा परचेज एंड सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69, और ये भी बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है, क्यों? यहाँ पर पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दो लिक्विडिटी का। अब आपको यहाँ पर लिक्विडिटी पता होना चाहिए क्या होता है। भाई केस जो है आपका, ठीक है, जो केस मनी है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। आप कहीं भी ले जाओ, ठीक है, कोई भी जो दुकानदार है एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, बैंक भी एक्सेप्ट कर लेगा, तुरंत कर लेगा, कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा केस को। गोल्ड ले जाओ और गोल्ड से बोलो कि मुझे जो है ये गोल्ड ले लो और मुझे एक आटे की बोरी दे दो, ठीक है, 50 kg की कोई आटे की बोरी दे दो, ठीक है। तो वो दुकानदार कहेगा कि भाई आप ना केस लेकर आओ, मैं केस तो ले लूँगा, ये गोल्ड कहाँ लेके जाऊँ मैं, और कैसे चेक करूँ गोल्ड को, ठीक है, ये असली है नकली है। तो भैया ये लेस लिक्विड होता है एज कंपेरिजन टू केस मनी, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? करेंसी की होगी, नहीं होगी? तो बताओ करेंसी वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा किस में है? क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोला है, तो पहले बड़ा आएगा, मतलब सबसे ज़्यादा लिक्विड वाला आएगा, फिर से कम वाला, फिर उससे कम वाला। तो ये बी और डी वाले में है 4 सबसे पहले, ठीक है। अब करेंसी के बाद कौन सा आएगा? सेविंग डिपॉजिट आएगा? ना भैया, सेविंग तो हमने करा है, सॉरी सेविंग डिपॉजिट आएगा या फिर डिमांड डिपॉजिट आएगा, इसमें देखो। और एक बात बताओ, टाइम डिपॉजिट कब आएगा? टाइम डिपॉजिट में तो टाइम बेस ही लग गया, ठीक है, ये तो और ज़्यादा समय, एक समय के बाद ही पैसे निकल सकता है। टाइम डिपॉजिट दैट इज एफडी, ठीक है, ये तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, और सबसे लास्ट वाला था कहाँ पर है? 2 पे। तो आंसर तो आपका ऐसे ही आ गया कि भैया सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन होगा? करेंसी होगी, उसके बाद आपका डिमांड डिपॉजिट होगा, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, क्योंकि यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट के अंदर पहले ही पैसे कट जाते हैं है ना। फिर सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक्स होती है। डीडी बनवाने जाते हो ना आप बैंक के अंदर किसी कंपनी के नाम पे, तो उस टाइम पे पैसे कट जाते हैं जब डीडी बनवा लेते हो आप, फिर वो कंपनी रख लेती है और कंपनी वाले डीडी तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड, क्योंकि ये चेक की तरह नहीं होता ना कि चेक बैलेंस हो जाएगा, इसके अंदर पहले से ही पैसे कट जाते हैं डिमांड डिपॉजिट बनाने टाइम पे, डीडी बनाते टाइम पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, कह रहा है इंक्रीज इन द बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स। कितनी बार क्वेश्चन कराऊँ? फिर इंक्रीज इन द बैंक रेट, क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया। तो इंक्रीज कर रहा है बैंक रेट, दैट मीन्स की मनी सप्लाई क्या होगा? कम होगा। तो सेंट्रल जो बैंक है वो फॉलो कर रहा है इजी मनी, ये सेंट्रल बैंक फॉलो कर रहा है टाइट मनी। तो भैया टाइट मनी कर रहा है ना, पैसे को घटा रहा है ना, मनी सप्लाई को कम कर रहा है ना, टाइट कर रहा है ना निचो, है ना, तो कम कर रहा है तो क्या आएगा? टाइट मनी, ठीक है, दैट इज डी आई। क्वेश्चन नंबर 67, और यहाँ पूछा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक को किन किन मैटर्स में। फिर आ गया देखो क्वेश्चन फिर से, कह रहा है लिक्विडिटी ऑफ एसेट बिल्कुल करेगा, ब्रांच एक्सपेंशन में बिल्कुल करेगा, मर्जर ऑफ बैंक्स में बिल्कुल करेगा, ठीक है, वाइंडिंग ऑफ बैंक्स में बिल्कुल करेगा, तो इसका आंसर आएगा डी, सब में करेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 66, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड्स।
कह रहा है रूरल हाउस होल्ड्स को कौन ग्रांट देता है? डायरेक्ट, डायरेक्ट वो भी ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड्स। बताओ कौन सा करेगा? कह रहा आरआरबी करेगा। भाई रूरल हाउस होल्ड्स है, आरआरबी बनाए इसलिए गए, यस करेगा। कह रहा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करेगा क्या? नबार्ड करेगा। अरे भैया नबार्ड तो करती ही नहीं पब्लिक को, तुमको पता है, ये तो आरआरबी इसको इन सबको करती है ना, तो ये तो नहीं होगा। कह रहा लैंड डेवलपमेंट बैंक करेंगे, ये कर सकते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं करेगा। सेकंड वाला तो काटो पहले तो, और सेकंड वाला काटते ही आपका आंसर आ जाता है 1 and 3, ठीक है। सेकंड वाला तो नहीं करेगा, ये रीफाइनेंसिंग एजेंसी है ना, ये तो आपको पता होगा ना। चलो बहुत ईजी है, स्टैटिक का पोर्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 65, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूट्स द लैंडिंग टू। अब आपको पता है पीएसएल टारगेट्स में हम मार्जिनल, स्मॉल, इन सबको इंक्लूड करते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर को, इन सबको इंक्लूड करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर, कि सबसे पहले इन सेक्टर्स को हमें लैंडिंग प्रोवाइड करनी है, इन सब सेक्टर्स को बोरोइंग प्रोवाइड करनी है, पैसा प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा हम किसको देंगे प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंदर? एग्रीकल्चर वाले को देंगे, यस। फार्मर को देंगे, यस देंगे। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को देंगे, अरे क्यों नहीं देंगे, उनको भी देंगे। माइक्रो एंड ना स्मॉल वाले वीकर सेक्शन को देंगे, अरे हाँ बिल्कुल देंगे उनको भी। कह रहा ऑल ऑफ द अबव को देंगे, हाँ देंगे भाई, सबको देंगे, इन तीनों को देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया डी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 64। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बोला है व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन, और ये देखो ये क्वेश्चन 2025 के अंदर पूछा गया है आपसे। इसे कहते हैं पावर ऑफ PYQ। कह रहा वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर पूछा था 2025 के पेपर में कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन आपको करा भी चुका हूँ, ठीक है, वो फर्स्ट क्वेश्चन ही था। तो बताओ, मैंने आपको वहाँ बताया था कि वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके अंदर वो लॉन्ग टर्म जो है फंडिंग करते हैं। तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, यही इसका आंसर होगा बी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है व्हाट आर दी फैसिलिटीज द बेनिफिशरीज कैन गेट फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ बिजनेस करस्पोंडेंट दैट इज बैंक साथी इन ब्रांचलेस एरियाज, ठीक है। तो ये बीसी की बात कर रहा है, बैंकिंग करस्पोंडेंट की। और आपको पता है ये मिनी बैंक्स होते हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं रूरल एरियाज के अंदर जहाँ पर बैंक्स नहीं होते, है ना। तो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का काम करते हैं बैंक की, ठीक है, लेकिन स्मॉल लेवल के ऊपर, ठीक है, स्मॉल लेवल के ऊपर ये जो है सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं बैंक्स की। तो यहाँ पर बोला है इट एनेबल्स द बेनिफिशरी टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स इन देयर विलेजेस। यस भाई, वो अपने सब्सिडीज को, जो उनकी पेंशन आई है उनके अकाउंट के अंदर, उसे वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, पैसा निकाल सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो आपको पता ही है, आजकल हर शॉप में हो रहा है। तेरा एनेबल करता है बेनिफिशरीज को इन रूरल एरियाज के अंदर कि वो अपने डिपॉजिट्स को और जो भी डिपॉजिट है उनको विड्रॉल कर सकें, डिपॉजिट कर सकें। यस करते, बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं स्मॉल लेवल के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना। बैंकिंग करस्पोंडेंट, ठीक है, बैंक साथी यहाँ पर बोल भी दिया है, तो इसका आंसर आएगा सी, कि हाँ ये दोनों काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। अब यहाँ पर बोला है इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी इट विल। अब इंटरेस्ट रेट क्या बोल रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो क्या होगा? अरे भाई साहब, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, क्या होगा? तो कह रहा है डिक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, इंक्रीज इन द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अरे भैया इंटरेस्ट रेट से और टैक्स कलेक्शन से क्या मतलब है, देखते हैं अभी। कह रहा है इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, कह रहा है इंक्रीज इन द टोटल सेविंग्स इन द इकोनॉमी। आप एक बात बताऊँ, अब आपके पास ना आंसर आ गया होगा, ठीक है, अब आपके पास आंसर आ गया होगा कि भाई देखो इंटरेस्ट रेट जो है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो भैया लोन जो है सस्ते हो रहे हैं, लोन सस्ते हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, लोन लोगे, लोन्स लोगे और क्या करोगे, उससे इन्वेस्टमेंट करोगे, नहीं करोगे? यस और नो? भाई इंटरेस्ट रेट घट रहा है तो आप तो सेविंग करोगे नहीं ना, नहीं करोगे, ठीक है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है ना। तो डिक्रीज करेगा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नो बढ़ेगा भाई, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, आप पैसा लोगे, लोन लोगे, आप डिमांड करोगे चीज़ों की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करोगे, तेरा टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा इससे। अरे टैक्स क्या मतलब इससे, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है।
कि आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओगे इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि लोन अब मिलेगा आपको आसानी से सस्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस ऑफ स्टेचुटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट इज एसएलआर। कह रहा है एसएलआर का क्या पर्पस है, और इसके ऊपर मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ अभी। ये कमर्शियल बैंक इससे लोन प्रोवाइड करती हैं किसको, गवर्नमेंट को, क्योंकि एसएलआर रिक्वायरमेंट्स होते हैं कमर्शियल बैंक के। तो वो करते क्या है, बॉन्ड्स परचेज कर लेते हैं गवर्नमेंट के। अब इससे बॉन्ड परचेज करने से क्या होगा, एक तो इनको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर मिल जाता है, इनकम हो जाती इनकी इनकम हो जाती है इससे, और इससे गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड हो जाता है, और इससे इनके एसएलआर रिक्वायरमेंट्स भी पूरे हो जाते हैं जो इनको करने होते हैं, जो आरबीआई की गाइडलाइंस होती है। ठीक है। कह रहा है टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट, टू मेक द पीपल डिपॉजिट विद द बैंक सेफ एंड लिक्विड। कह रहा है भैया इससे जो है ऐसा रिक्वायरमेंट से जो पीपल का जो मनी है ना वो सेफ रहेगा और लिक्विड रहेगा। ठीक है। ये बात कर रहा है सेकंड स्टेटमेंट के अंदर कि टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक्स सेफ और लिक्विड भी रहेगा, सेफ भी रहेगा और लिक्विड भी रहेगा। एक बात और, लिक्विड रहेगा क्या, आप बताओ मुझे, लिक्विड रहेगा क्या, बॉन्ड के लिक्विड होता है हैं, बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक्स फ्रॉम द मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट्स। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रिवेंट नहीं करता भैया एक्सेसिव प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है यहाँ पर कमर्शियल बैंक के। चलो कट मारो से, तो पहले ही कट मारते करो, है ना। फोर्थ में टू फोर्स बैंक्स टू हैव सफिशिएंट वोल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। डे टू डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी ना हम इसको रिजर्व रखते हैं, हम तो इसको रिजर्व रखते हैं कि फ्यूचर में बैंक रन जैसी सिचुएशन ना आ जाए। ठीक है, इसे तो कट मारो, ये भी कट मारो, और 1 और 2 पे आ जाओ। और भैया आपको पता है एसएलआर में तो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, और लिक्विड कैसे रहेगा, ये केस में रहता है लिक्विड। तो सेकंड में काटो, फर्स्ट इसका करेक्ट है। इससे जो है आरबीआई जो है कंट्रोल करना चाहती है कि वो कितना लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, दैट इज मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। दैट इज 61 का क्या आएगा, ओनली ए आंसर, ओनली 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 और 60 में क्वेश्चन पूछा गया है कि द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। और ये मैंने आपको भी PT 365 में पढ़ाया भी था कि MSF क्या होता है। ठीक है। हाँ, इसमें कुछ NDTL की बात होती है कि NDTL का कुछ हमें हिस्सा रखना होता है। ठीक है। और एक बात और, सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पर बोला है द टर्म्स MSF, ठीक है, और NDTL, ठीक है, समटाइम्स अपेयरिंग इन द न्यूज इज यूज इन द रिलेशन टू। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको बताइए बैंक से रिलेटेड टर्म्स है, तो ये बैंकिंग ऑपरेशन नहीं होंगे क्या, बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। और MSF को देखो वैल्यू एडिशन कराता हूँ यहाँ पर मैं, इसको फ्लोर रेट भी कहते हैं। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 59 विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। कह रहा कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली बोल दिया, गलत बात है, आरबीआई का भी तो होता है। कह रहा भैया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, गलत बात, आरबीआई का तो रोल है। कह रहा डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन द कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, बिल्कुल बात सही है। कह रहा इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, अरे नहीं, इससे तो मनी वो जो इन्फ्लेशन है और बढ़ जाएगा। ठीक है, मनी सर्कुलेशन को कम कर दो, दैट इज मनी सप्लाई कम कर दो। ठीक है, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होगा, डिमांड ही नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 59 भी सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 58, अब देखो दोस्तों मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, अभी तो और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है बेसल 3 या फिर बेसल 3 अकॉर्ड और सिंपली बेसल 3 ऑफन सीन इन न्यूज। आपको पता है बेसल नॉर्म्स होते हैं ये, जिसके अंदर हम देखते हैं क्रेडिट एडुकेसी रेशियो, है ना, CAR वगैरह, बैंक को कितना रखना है कितना नहीं। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, क्या ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, अरे नहीं, क्या रिड्यूस करा ग्रीन हाउस गैस को, अरे नहीं, बैंकिंग सेक्टर एबिलिटी टू डील विद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड इम्प्रूव रिस्क मैनेजमेंट, यही तो है कि CAR रखते हैं हम। ठीक है, देखिए अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बढ़ रहा है तो ये रिजर्व रखने से, CAR रखने से आपका बैंक रन जैसे सिचुएशन ना हो जाए। अब ये बैंक रन क्या होता है भाई, कॉन्फिडेंस लेवल होता है पीपल्स का, ठीक है, बैंक्स के ऊपर। ठीक है, ऐसा लगेगा कि भैया लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है बैंक के ऊपर, तो वो अपने सेविंग्स को बाहर निकालना स्टार्ट कर देंगे, बैंक से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देंगे, ऐसे बैंक जो है फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगा।
ठीक है, और बैंक डूबने वाली स्थिति आ जाती है। तो इसका आंसर आ गया बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर, और ये क्वेश्चन है विच ऑफ द अबव आर कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कौन से कंपोनेंट्स हैं देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बैंक रेट आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, पब्लिक रेवेन्यू आता है। बताओ जल्दी, पब्लिक रेवेन्यू आता है या नहीं, फटाफट आंसर दे दो। तो ऑप्शन देखते हैं एक बार। भैया आपको पता है बैंक रेट तो आता है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बोली है ना, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर बैंक रेट तो बिल्कुल आता है, लेकिन पब्लिक फंड आता है क्या, बताओ, पब्लिक रेवेन्यू आती है क्या, नहीं, ये तो आता ही नहीं है, आपको पता है। इसमें आरबीआई क्या करेगी पब्लिक रेवेन्यू का, इसे तो कट मारो, फोर्थ वाले जैसे कट मारो, तो आपका आंसर आना चाहिए ना। तो वन तो आपको पता है, सेकंड वाला चेक कर लो कि सेकंड वाला है या नहीं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यस आरबीआई करती है मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, ठीक है, बाय एंड परचेज करती है, किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, यस और नो। तो 1 और 2 तो होगा, पब्लिक डेट से मतलब ही नहीं है, यहाँ पर कट मारो। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सी, 1 और 2। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस SLR by 50 basis points which of the following likely to be happen। 50 को कट मारो, यहाँ देखो, यहाँ रिड्यूस कर रहे हैं SLR को, दैट इज मनी सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपको रिजर्व कम रखना है कमर्शियल बैंक को, तो वो ज़्यादा लोन दे पाएंगे, सस्ते लोन दे पाएंगे। तो इससे क्या होगा, तो इंडिया का जो GDP रेट है वो इंक्रीज होगा ड्रास्टिकली। अरे ड्रास्टिकली वाला कट मारो भाई, कह रहा है FIIs में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आर कंट्री, कह रहा है स्टेट कमर्शियल बैंक में कट देयर लेंडिंग रेट्स। बिल्कुल बात सही है, सस्ते रेट हो पाएंगे लोन के, सस्ते हो जाएंगे लोन, लेंडिंग रेट कम कर लेंगे अपना, ठीक है, लोन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगा। इसका आंसर सही आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। यार मेरा मुंह भी जो है ना थक गया है बोलते बोलते, है ना, मुंह भी दुख गया थोड़ा सा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 है, कह रहा है द टर्म कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इज समटाइम्स इन न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म। अब देखो दोस्तों, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का ना आपको पता होना चाहिए इसमें करते क्या है हम, ठीक है। कोर बैंकिंग के अंदर हम कोर चीज़ें देखते हैं बैंकिंग के अंदर, ठीक है, कोर चीज़ें, ठीक है। अभी कोर क्या होती है ये ऑप्शन से पता चलेगा। कह रहा है ये नेटवर्क है और बैंक ब्रांचेस का विच एनेबल कस्टमर टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स फ्रॉम एनी ब्रांच, अरे वाह, ऑफ द बैंक ऑन इट्स नेटवर्क रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे ओपन देयर अकाउंट्स। अच्छा, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के अंदर हम कोर चीज़ों पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है, एक नेटवर्क है बैंक का, ये ब्रांचेस का, जो कस्टमर्स को ना इनेबल कर देता है कि भैया आप ना अपने अकाउंट्स को कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो, चाहे वो आपका ब्रांच होना हो जहाँ आपने अकाउंट खुलवाया था, है ना। तो ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। अरे हाँ यार, ये होता है, बिल्कुल होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इससे भाई फायदा है आपका, और कर भी रहे लोग भाई, जरूरी नहीं है आपका जहाँ अकाउंट हो आप वहीं से अपना बैंक अकाउंट एक्सेस करो, आप कहीं से भी कर सकते हो एक्सेस, कहीं से भी पैसे निकाल सकते हो, उठा सकते हो, है ना। तो ये कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में आएगा, ये आएगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में। लेकिन बाकी सब देखते हैं आता नहीं आता। कह रहा है इट इज एन एफर्ट टू इंक्रीज RBI कंट्रोल ओवर कमर्शियल बैंक्स थ्रू कंप्यूटराइजेशन। अरे भाई ये तो ना होगा, कह रहा है ये एफर्ट है, RBI चाहती है कि कंप्यूटराइजेशन हो, है ना, और कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करा जाए। अरे ऐसे थोड़ी ना करती कमर्शियल बैंक को कंट्रोल RBI, कट मारो से सेकंड वाले को, ठीक है। थर्ड वाला कह रहा है इट इज डिटेल प्रोसीजर, अच्छा डिटेल प्रोसीजर है बाय विच अ बैंक विथ हुज नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज टेकन बाय अनदर बैंक। अब एक बात आओ, ये कहाँ देखा आपने, ये यहाँ देखा है क्या आपने, सारफेसी एक्टेक्स के लिए, है ना, इसके लिए, और वो है आपका क्या कहते हैं उसे, एसेट का, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, है ना। तो वहाँ आप सुनने को मिल सकता है, यहाँ थोड़ी ना कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में देखने को मिलेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ी ना बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ए, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है विद रेफरेंस टू बिटकॉइन समटाइम्स इन न्यूज which of the following is correct। that bitcoins are tracked by the central banks of the countries। अरे नो भैया, ये तो अनरेगुलेटेड होता है, तो इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ठीक है, बिटकॉइंस को, है ना। एनीवन विद बिटकॉइन एड्रेस कैन सेंड एंड रिसीव बिटकॉइंस फ्रॉम एनी एल्स विद अ बिटकॉइन एड्रेस। यस ये करेक्ट है, बिटकॉइन को कोई भी जो है परचेज कर सकता है, बेच सकता है, अगर उसके पास उसका एड्रेस है तो,
कह रहा ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट आइदर साइड नोइंग आइडेंटिटी ऑफ द अदर। ये बात सही है, आपको नहीं पता आपने किससे खरीदा और किसको भेज दिया, ये भी नहीं पता आपको। ऑनलाइन आप बंदा आया, उसके पास कोई नंबर था, उसने परचेस कर लिया आपसे, और आपने बाइक और आपने सेल कर दिया, ये सही है। तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग था, तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, ये फीचर्स होते हैं, ठीक है, ये तो आपको पढ़ना ही है, फैक्चुअल था। क्वेश्चन नंबर 53 पेमेंट्स बैंक के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, जैसे मैंने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पढ़ाया था आपको अभी PT 365 के अंदर, है ना, और क्वेश्चन भी आया था, मैंने आपको यही बताया था कि यहाँ PYQ आ रखा है, तो ये PYQ यही है। कह रहा था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पेमेंट्स बैंक्स इज बीइंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, कह रहा भैया हम पेमेंट्स बैंक इसलिए बना रहे हैं ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन और अच्छे से हो सके, ठीक है, सब इंक्लूड हो सके फाइनेंस में, फाइनेंशियल में, ठीक है, उनको सर्विस मिल सके बैंक की। ठीक है, तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर जो है करेक्ट है इन दिस कंटेक्स्ट। कह रहा मोबाइल टेलीफोन कंपनीज and supermarket chains are owned and controlled by residents are eligible to be promoters of payments bank। आपने एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम सुना है ना, टेलीफोन कंपनी है या नहीं? यस, करेक्ट मारो ना, फिर करेक्ट मारो। और कहाँ यहाँ देखो वन में ऑप्शन नहीं है, इसका करेक्ट मारो। कह रहा है पेमेंट बैंक्स कैन इशू बोथ क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। अब जरा याद करो कि अगर आपने एयरटेल पेमेंट बैंक का कोई प्रचार सुना हो तो आपने क्या क्रेडिट कार्ड आपको मिला वहाँ से, एयरटेल का क्रेडिट कार्ड मिला क्या आपको? नहीं ना, मिला है क्या? नहीं ना। इवन आपने पेटीएम का सुना होगा, क्रेडिट कार्ड मिलता है क्या आपको? नहीं ना भाई, आपको डेबिट कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड मिल सकता है लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। कट मारो। कह रहा पेमेंट्स बैंक कैन नॉट अंडरटेक लेंडिंग एक्टिविटीज। ये बात सही है, लोन थोड़ी ना प्रोवाइड करते हैं, ये बात सही है। तो इसका आंसर क्या है? बी। ठीक है, क्या आएगा? बी आएगा। यस। तो हमारा 53 भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। यार सही बताओ तो मेरा मुंह थक गया है, लेकिन क्वेश्चन जो है हमें बस 51 तक सोल्व करने हैं, तो हमारा होने वाला है। तो 2 क्वेश्चन और है, फटाफट सोल्व करते हैं इसको, है ना। कह रहा व्हाट इज आर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड स्कीम या गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम। अब ये बंद हो गई है, ठीक है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम या गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम। पर्पस क्या था उस टाइम में, ये जान लो कि भाई to bring idle gold lying with Indian household into economy, to promote FDI in gold jewelry sector, to reduce India's dependence on gold imports। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा कि हमने गोल्ड बॉन्ड स्कीम इसलिए लेकर आए हैं ताकि भैया हमें गोल्ड परचेज ना करना पड़े। हम इसके लिए हमने इसका गोल्ड जितना है, गोल्ड प्रॉफिट देता है ना, ऐसे ही हमने इस बॉन्ड में भी फैसिलिटीज डाल दी इसकी। तो हम रिड्यूस करना चाहते हैं इंडिया का डिपेंडेंस ऑन गोल्ड इम्पोर्ट्स, ये तो बात ठीक है। तो वन ए वाले को काट दो। लेकिन हम क्या FDI लेकर आना चाहते हैं गोल्ड के अंदर, ज्वेलरी सेक्टर के अंदर? ऐसा कुछ नहीं है, फिर बॉन्ड क्यों लेकर आए? कट मारो टू कभी। तो आंसर आ गया आपका 1 and 3 कि हाँ हम गोल्ड को ना ऐसे स्टैंडर्ड बना देंगे, ठीक है, ताकि हाउस होल्ड जो है ना गोल्ड ना परचेस करे, गोल्ड बॉन्ड्स कर परचेस कर लें, ठीक है, क्योंकि सेम बेनिफिट्स हम इस बॉन्ड के अंदर प्रोवाइड करते हैं उनको। 52 भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने इससे पहले सोल्व कर लिए थे फर्स्ट वीडियो के अंदर इसके, है ना। तो ये मनी एंड बैंकिंग का सेकंड वीडियो था ना, और इसके अंदर हमने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 51 का, है ना। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट के अंदर हमने 50 तक ये सारे क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लिए थे, तो वो वीडियो देख लेना अगर आपने देखे नहीं है तो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर, ठीक है। 51 कहाँ गया? ये रहा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऊपर क्वेश्चन है। कह रहा है ये डिसाइड करते हैं RBI का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। अरे हाँ, इंटरेस्ट रेट तो डिसाइड करते हैं, रेपो रेट, बेंचमार्क उसी को कहते हैं, प्राइम रेट भी कहते हैं इसे। ये तो सही है। कह रहा है 12 मेंबर बॉडी है। अरे भैया 12 मेंबर बॉडी है, 12 नंबर कहीं पढ़ा आपने न्यूज़पेपर के अंदर? 12 मेंबर बॉडी है? नो। कह रहा है इसके अंदर RBI के गवर्नर होते हैं, है ना, और ये रिकॉन्स्टिट्यूट होता है एवरी ईयर। अरे भैया एवरी ईयर होता है क्या? एवरी ईयर तो नहीं होना चाहिए। और 12 मेंबर होते हैं? अरे नहीं, 6 मेंबर होते हैं यार, इसे भी कट मारो, है ना। तो 2 वाले को ही कट मारो, 2 वाले को कट मारो, सॉरी, है ना। और 1 वाला आपको पता सही है, तो इसका आंसर तो ना भी आ गया 1। कह रहा है ये इट फंक्शन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। गलत बात है, गवर्नर होता है RBI का, ठीक है, गवर्नर होते हैं RBI के, ना कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंदर इंक्लूड होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, ठीक है, ये भी आपको
पता होना चाहिए कितने मेंबर्स होते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने बता दिया 6 होते हैं, 3 कौन होते हैं, आरबीआई से, और 3 होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड, ठीक है, क्या ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स, ठीक है। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व हमारे सारे के सारे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो बैंकिंग एंड कैपिटल भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स, और मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन दोनों को साथ में कवर कर दूंगा, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इन दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे साथ ही, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।